हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियड। अगर पीरियड में बेटा हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, लेफ्ट राइट मूव करें, तो एटॉमिक साइज पीरियड में जैसे आप लेफ्ट राइट चलते जाओगे वैसे वैसे हम ऑब्जर्व करते हैं एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो एटॉमिक साइज क्या बताई थी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल, न्यूक्लियस से लेके और वैलेंस सेल तक की दूरी। और ये क्यों डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि बेटा अब जब लेफ्ट राइट आप मूव करोगे ना तो न्यूक्लियर चार्ज तो लगातार इंक्रीज होता जाएगा। न्यूक्लियस वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन कितनी दूर रहेगा न्यूक्लियस से, वो डिपेंड करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन रियल में कितना चार्ज फील कर रहा है। और ये कितना रियल चार्ज फील कर रहा है, वो होता है टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। तो देखो न्यूक्लियर चार्ज देखो, अगर हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज हर बार बढ़ रहा है एक यूनिट। +3 से +4 हो गया, +5 हो गया, +6, +7, +8, +9। नोबल गैस के बारे में बाद में अलग से ले लेंगे, ये लीजिए +10। न्यूक्लियर चार्ज तो 1 यूनिट बढ़ता जाता है। देखिए एटम फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। लिथियम की बात करें सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। ध्यान से देखना, ठीक है। न्यूक्लियस पे कितने चार्ज है, +3। ठीक, अगर हम यहाँ पे निकाले बेटा सिग्मा की वैल्यू, इसके लिए सिग्मा की वैल्यू निकालें तो सिग्मा की वैल्यू क्या है कि खुद की सेल में इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है 0.35, तो इसकी खुद की सेल में रिपेल करने वाला कोई नहीं है। अंदर रिपेल करने वाले कितने, 2। तो अंदर वालों के लिए क्या होता है, खुद क्या है यहाँ पे, ये फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल, तो अपनी सेल में 0.35 और उससे अंदर n- होने के लिए क्या होता है 0.85। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हुई, 2 × 0.85 हो गया, 2 × 0.85। अगर हम लिथियम से बेरिलियम पे चले तो न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो 1 यूनिट, +4 हो गया। और बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए, सेकंड सेल में 2s2। अब देखो सेम सेल में इलेक्ट्रॉन स्क्रीन तो करता है बट विद इन द सेम प्रिंसिपल सेल स्क्रीनिंग पावर इज वेरी लेस। खुद की सेल में स्क्रीनिंग कितनी होती है बेटा, 0.35। टोटल न्यूक्लियर चार्ज देखो ध्यान से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। अब ये देखो कितना हुआ, +3 से +4, ये वैल्यू तो 1 यूनिट बढ़ी। और सिग्मा देखो खुद की सेल में कितनी स्क्रीनिंग होती है, 0.35 × 1 और अंदर वाले किसे 2 × 0.85। तो स्क्रीनिंग कितनी तो थी, स्क्रीनिंग कितनी बड़ी 0.35, मतलब रिपल्सन कितना बड़ा 0.35 और अट्रैक्शन कितना बड़ा 1 यूनिट। आप इधर गए तो आगे और चलो, न्यूक्लियर चार्ज +5, अट्रैक्ट करने वाला तो +1 आ रहा है और यहाँ पे हो गया 2p1, रिपेल करने वाला कितना हो गया 0.35। खुद की सेल में इलेक्ट्रॉन रिपेल भी करते हैं। आपको न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट राइट इंक्रीज होता गया, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो इंक्रीज होते गए, फिर साइज क्यों डिक्रीज हो रही है। एज यू मूव लेफ्ट राइट देयर इज न्यूक्लियर चार्ज कंटीन्यूअसली इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीज। अगर अट्रैक्ट करने वाले बढ़ रहे हैं तो रिपेल करने वाले भी तो बढ़ रहे हैं। तो आप क्या कहोगे, एज यू गो लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। आप ये कहोगे लेफ्ट राइट जाओगे तो ये बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज रेगुलरली बाय 1 यूनिट बट इलेक्ट्रॉन्स एडेड इन द सेम प्रिंसिपल सेल। जब तक आप एक पर्टिकुलर पीरियड में जाओगे प्रिंसिपल सेल तो बेटा सेम रहेगी। जैसे 2p1 है, फिर 2p2, 2p3, 2p4, तो देखो 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जा रहे, सेम प्रिंसिपल सेल में। एंड इन सेम प्रिंसिपल सेल स्क्रीनिंग बाय ईच अदर इज वेरी लेस। अगर मैथमेटिकली सिलेक्टर्स रूल के अकॉर्डिंग हम बोले तो कितनी है 0.35, ये वैल्यू बढ़ रही है 1 और ये वैल्यू बढ़ रही है 0.35। अब जैसे इधर जाओगे ये टोटल न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा 1 और सिग्मा बढ़ेगा 0.35। तो बार बार बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0.65 बढ़ता चला जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे आगे लिथियम से लेके अब नाइट्रोजन पे आ गए, न्यूक्लियर चार्ज +3 से +7 हो गया। न्यूक्लियर चार्ज कितना इंक्रीज हुआ, 4 यूनिट। और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2s1 था, फिर क्या हुआ 2s2, फिर क्या हुआ 2p1, 2p2, फिर कितना हुआ 2p3। तो स्क्रीनिंग विद इन द सेम सेल कितनी होती है 0.35। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ने इसको रिपेल किया कितना 4 × 0.35। तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज तो बेटा 3 + 4 कितना होगा 7 और स्क्रीनिंग इतनी बड़ी, स्क्रीनिंग कितनी बड़ी 4 × 0.35। अब बताओ तो यहाँ पे अगर निकालोगे टोटल अंदर वालों की वजह से 0.85, खुद की वजह से 0.35, तो ओवरऑल फिर क्या होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका निकाल के देखना क्या होता चला जाएगा इंक्रीज। ठीक, तो एक बार शॉर्ट में फिर बता रहा हूँ कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे
कॉन्टिन्यूसली क्या होता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड इन द सेम प्रिंसिपल सेल, in same principle screening is very less, thus effective nuclear charge on the valence cell इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, रेगुलरली इंक्रीज, और their attraction towards the nucleus क्या होता जाएगा, इंक्रीज, और साइज क्या होता जाएगी, डिक्रीज। तो पीरियड में बेटा लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या होती जाएगी, डिक्रीज। तो लार्जेस्ट साइज के कौन हुए, अल्कली मेटल्स, इधर साइज डिक्रीज होती है, तो लार्जेस्ट साइज एलिमेंट्स आर अल्कली मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप की साइज सबसे बड़ी अपने अपने पीरियड में। और बेटा स्मॉलेस्ट कौन से, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। एवरी पीरियड में लार्जेस्ट साइज की बात करें तो अल्कली मेटल, और बेटा स्मॉलेस्ट की बात करें तो हैलोजन्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट बेटा नोबल गैस होनी चाहिए, 18th ग्रुप वाले सबसे छोटे होने चाहिए, ये होने चाहिए स्मॉलेस्ट। तो पर क्या होता है, दीज नोट टेक्स पार्टिसिपेट इन कोवलेंट बॉन्डिंग, बेटे कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, पता है इनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो हम इनकी कोवलेंट रेडियस मेजर नहीं करते, इनकी क्या मेजर कर रखी है, वंडरवाल रेडियस। औरों की तो मेजर कर रखी है कोवलेंट, और नोबल गैस क्या मेजर कर रखी है, वंडरवाल रेडियस, ध्यान रखना इस बात का। और वंडरवाल फोर्स आर वेरी वीक, तो वंडरवाल रेडियस तो थोड़ी लार्ज जाएगी। तो इसलिए हम बात करें फर्स्ट ग्रुप से लेके हैलोजन तक साइज लगातार क्या होती जाएगी, डिक्रीज। Halogen smallest, alkali metal largest. What you would say about noble gas? Noble gases appear to be of very large size. Why? Due to measurement of their van der Waal radii instead of covalent. उनकी हमने covalent radius की बजाय क्या मेजर कर लिया, van der Waal radius। अब बात ये तो थी बेटा मेनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की, मीन्स एस और पी ब्लॉक में कि लेफ्ट राइट साइज क्या होती जाती है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज। व्हाट यू से अबाउट द डी ब्लॉक, एक्सेप्शन, स्पेशल केस। अब डी ब्लॉक के बारे में स्पेशली क्या कहेंगे, डी ब्लॉक के बारे में, एफ ब्लॉक के बारे में क्या कहेंगे। तो डी ब्लॉक के बारे में देखो बेटा, डी ब्लॉक में क्या होता है कि ये D1 से लेके, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3, D5, S1, फिर D5, अब क्रोमियम और उसका किसका, मैग्नीज का, फिर D6, D7, D8, D9 का फिर D10 हो जाता है, फिर डबल D10। तो बेटा ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक में क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली साइज डिक्रीज नहीं होती। डी ब्लॉक में बेटा मिड तक तो साइज होती है डिक्रीज, मिड तक तो होता है डिक्रीज, पर डिक्रीजमेंट का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। जो डिक्रीजमेंट S2P ब्लॉक या P2P ब्लॉक हो ना, मतलब जो S और P ब्लॉक में डिक्रीजमेंट होता है ना, उसकी वजह यहाँ पे डिक्रीजमेंट कम होगा, डिक्रीज होगा पर कम होगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक काम पे कि बोरोन से कार्बन पे गए, साइज डिक्रीज हुई, एक हम यहाँ पे गए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, हम कहते हैं स्कैंडियम से टाइटेनियम पे गए, साइज यहाँ पे भी डिक्रीज हुई, पर डिक्रीजमेंट यहाँ पे कम है, यहाँ पे डिक्रीज कम हुई, यहाँ पे डिक्रीज ज्यादा होती है। क्या फर्क है, ध्यान देखना बेटे, ये बोरोन कार्बन, ये बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, ये एस और पी ब्लॉक वाले, इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, विद इन द सेम प्रिंसिपल सेल, कि जैसे बोरोन में 2p1 था तो कार्बन में 2p2 हो गया, नाइट्रोजन में 2p3 हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम सेल में जा रहा था, और सेम सेल वाले एक दूसरे को स्क्रीन कम करते हैं 0.35, और स्क्रीन कम करेंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा 1 और स्क्रीनिंग हुई कम, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और यहाँ पे देखो स्कैंडियम न्यूक्लियर चार्ज 21, ध्यान देखना कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, ये बेटा स्कैंडियम कॉन्फ़िगरेशन है। स्कैंडियम से टाइटेनियम पे गए, न्यूक्लियर चार्ज कितना बढ़ गया, 1, 22 हो गए, न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट बढ़ा। Here the electron enters in n-1d, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में नहीं गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, n-1d में अंदर आया। और आपको पता है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बेटा स्क्रीन ज्यादा करते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा 1 यूनिट और इलेक्ट्रॉन आया डी में, तो अंदर आया डी का, हालांकि शिल्डिंग इफेक्ट पूरा होता है, पर चाहे कितना पूरा हो, वैलेंस सेल में नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, n-1 में, और अंदर n के लिए स्क्रीनिंग होती है 0.35 और n-1 के लिए स्क्रीनिंग होती है 0.85, तो यहाँ पे स्क्रीनिंग ज्यादा होगी। टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो H2P में जाते हो
तब तो सेम सेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, स्क्रीनिंग पॉइंट 3 5 होती है, और डी में इलेक्ट्रॉन n-1 में एंटर करता है। अब और आगे चलो, हम टाइटेनियम से वैनेडियम पे गए, न्यूक्लियर चार्ज और 23, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसका भाई 3d2 4s2 था, अब इसका क्या होगा 4s2 ही रहेगा, और d में क्या होगा 3, इलेक्ट्रॉन अंदर आया और अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर को रिपेल करेगा, जहां पे ये अट्रैक्ट करेगा ये उसको रिपेल भी करेगा, ठीक है। तो रिपल्सन करने की पावर इसकी बेटा सेम सेल से तो थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, इसलिए रिपल्सन थोड़ा ज्यादा करेगा तो साइज को थोड़ी बढ़ाने की कोशिश करेगा, पर न्यूक्लियर चार्ज फिर +1 है, तो न्यूक्लियर चार्ज 8 और स्क्रीनिंग पॉइंट 85, तो थोड़ा बहुत इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा यहाँ पे, कि अट्रैक्ट करने वाला 8 और रिपेल करने वाला पॉइंट 85, तो थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ेगा, पर थोड़ा बढ़ेगा, तो यहाँ पे बेटा साइज डिक्रीज तो होती है, बट डिक्रीजमेंट क्या होता है कम। कोई पूछे डी सब सेल में लेफ्ट राइट गए तो साइज डिक्रीज क्यों हुई, तो ड्यू टू शिल्डिंग बाय n-1d इलेक्ट्रॉन इज पुअर। अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती ना, अगर शिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती तो ये बहुत दूर भेजता और साइज बढ़ जाती, ठीक। तो ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, अगर डी इलेक्ट्रॉन के अंदर वालों को स्क्रीनिंग पावर हमारे न्यूक्लियर चार्ज 1 बढ़ा और स्क्रीनिंग पावर बेटा 1.2 या 1.3 होते तो दूर भेज देता। अच्छा जी, मिड के बाद बेटा साइज लगभग कांस्टेंट हो जाती है, मिड के बाद साइज बेटा कांस्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि डी सब सेल में आपको पता है 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये 4s2 है, डी सब सेल पहले 1 d1 d2 d3 d4 d5, अब जब मिड के बाद चलोगे तो d6 d7 पेयरिंग होने लगी, हर एक जगह पे इलेक्ट्रॉन दो आने लगे, तो बेटा पर पॉइंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो रिपल्सन भी तो बढ़ेगा, स्क्रीनिंग बढ़ेगी, और ये स्क्रीनिंग न्यूक्लियर चार्ज को बिल्कुल अपोज कर देगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उसे अटैक कर रहा है, और एक जगह पे इलेक्ट्रॉन दो जा रहे हैं वो इसको रिपेल करके दूर भेज रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस्ड बाय द स्क्रीनिंग बाय डी इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए साइज लगभग कांस्टेंट, और D10 में आते आते बेटा सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, रिपल्सन इज वेरी लार्ज, और इसलिए साइज थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो स्पेशली सिर्फ आपसे पूछा कि डी सब सेल में साइज का वेरिएशन कैसे होता है, डी में, तो बेटा डी सब सेल मतलब डी ब्लॉक में, सॉरी डी सब सेल नहीं डी ब्लॉक में 3rd ग्रुप से 12th ग्रुप तक साइज कैसे वेरी करती है, तो मिड तक तो थोड़ी डिक्रीज होती है, फिर लगभग कांस्टेंट, और एंड में थोड़ी बढ़ जाती है, ऐसे वेरी करती है। और एस और पी की पूछे तो बेटा साइज क्या हो जाती है डिक्रीज, लेफ्ट राइट साइज क्या होती है डिक्रीज, स्पेशली डी की पूछे तो मिड तक डिक्रीज फिर थोड़ी कांस्टेंट, डी सब सेल में साइज थोड़ी सी कांस्टेंट या लास्ट में इंक्रीज क्यों हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन n-1 डे में एंटर कर रहे हैं और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को क्या करेंगे रिपेल, इसलिए क्या कर रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपोज, और S और P का कभी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स n-1 में नहीं जाते बेटा, कहां पे जाते हैं n में, वैलेंस सेल में, और वैलेंस सेल में स्क्रीनिंग कम होती है, ठीक। अच्छा जी, अब सुनो बात आगे, व्हाट यू से अबाउट द वेरिएशन ऑफ साइज इन F ब्लॉक, F ब्लॉक में कैसे वेरी करेगी, तो F ब्लॉक में बेटा 4f ले लो चाहे 5 ले लो, इलेक्ट्रॉन्स कहां पे एंटर करते हैं n-2, जैसे यहाँ पे 6 वैलेंस सेल होंगे 6 स्प्रेड में, तो 1 2 3 4 5 6 NS2, अब F का कॉन्फ़िगरेशन लिख देना 4f1 फिर 4f2, न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन n-2f, और बेटा n-2f वाले तो बहुत ज्यादा स्क्रीन करके इसे दूर भेजेंगे, साइज बढ़ा देंगे, पर ऐसा नहीं हो पाता ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ F की शिल्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होती है, तो शिल्ड तो करता है रिपेल तो करता है, पर जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना रिपेल नहीं करता, तो ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ F ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है और साइज क्या होती रहती है रेगुलरली डिक्रीज, देयर इज अ रेगुलर डिक्रीजमेंट इन द एटॉमिक साइज ऑफ लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड में 58 से लेकर 71 तक लगातार बेटा ये एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा और साइज क्या होती जाएगी डिक्रीज, ऐसा आएगा लैंथेनॉइड्स के लिए ग्राफ, ऐसा ही एक्टिनॉइड्स के लिए आएगा, इसे बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि लैंथेनॉइड्स में कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं n-2f में, n-2 वाले अंदर वाले तो रिपेल करके साइज बढ़ानी चाहिए, बट ड्यू टू वेरी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ द F इलेक्ट्रॉन ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है स्लाइटली इंक्रीज एंड दैट रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज इन साइज, तो 58 से लेके 71 तक, ऐसे एक्टिनॉइड में 90 से लेके 103 तक
कॉन्टिन्यूसली साइज क्या होती जाएगी, डिक्रीज। लेंथेनोइड्स में डिक्रीज हो तो बेटा उसे लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और एक्टिनोइड्स के लिए डिक्रीज हो ना तो उसे एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है, डिक्रीज। डी ब्लॉक में मिड तक डिक्रीज फिर कांस्टेंट, और एफ ब्लॉक में ड्यू टू पोअर शिल्डिंग इफेक्ट बाय एफ इलेक्ट्रॉन्स साइज लगातार क्या होती जाएगी, डिक्रीज। नाउ व्हाट डू यू से अबाउट द वेरिएशन ऑफ साइज इन ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है बेटा, ग्रुप में जितना अपने जैसे बेरिलियम से मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोन कोई सा एक ग्रुप ले लीजिए, देयर इज एडिशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल सेल। यहाँ पे वैलेंस सेल के 2 2s2, यहाँ पे वैलेंस सेल के 3 3s2, यहाँ पे वैलेंस सेल के 4s2, यहाँ पे वैलेंस सेल के बेटा 5s2। तो जितना आप नीचे आओगे देयर इज एडिशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल सेल, एक नई प्रिंसिपल सेल ऐड होते जा रही है। सो वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दूर जाते जाएंगे और कॉन्टिन्यूसली साइज क्या होती जाएगी, इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल सेल, एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी, इंक्रीज। बट ग्रुप में भी बेटा एक्सेप्शन है दो, वो ध्यान सुनना। ये तो ठीक है, डाउन द ग्रुप देयर इज एडिशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल सेल बाय व्हिच एटॉमिक साइज इंक्रीज, बट एक्सेप्शन सुनो। एक्सेप्शन एक तो बेटा किसमें, डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में देखो सीरीज है स्कैंडियम से जिंक 3D सीरीज, फिर दूसरी यूट्रोवियम से कैडमियम 4D सीरीज, और बेटा तीसरी है 5D सीरीज। पहला एलिमेंट है लेंथेनम, और उसके बाद लेंथेनम के बाद एटॉमिक नंबर हाफ नियम 72 से मरकरी तक, बीच में गैप आ गया। बीच के एलिमेंट कहाँ चले गए, बीच के एलिमेंट कहाँ चले गए, एफ में 4f में 4f में। बेटा देखो यहाँ पे लेफ्ट डाउन द ग्रुप आओगे 3D से 4D साइज इंक्रीज, पर 4D से 5D साइज नियरली रिमेन्स कांस्टेंट। हम बोलते डाउन द ग्रुप तो लगातार एक नई प्रिंसिपल सेल बढ़ी, नई प्रिंसिपल सेल ऐड हुई तो साइज बढ़नी चाहिए, यहाँ साइज नहीं इंक्रीज हुई। इस हाफ नियम से ऊपर जिरकोनियम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिरकोनियम एंड हाफ नियम की साइज कंपेयर करो, बेटा इनकी साइज लगभग बराबर है। यहाँ पे टेंटलम है, यहाँ पे नियोबियम, साइज कंपेयर करो। दोनों एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। नियोबियम टू टेंटलम साइज बराबर है। रीजन क्या है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। बेटा यहाँ पे 14 मेंबर्स बीच में चले गए 4f में, और अभी बता रहे f का शिल्डिंग इफेक्ट क्या रहा, वेरी पुअर, और उस पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया यहाँ पे इंक्रीज, जिसने एलिमेंट को कॉन्टैक्ट कर दिया। तो एक नई सेल ऐड होने से जो साइज बढ़नी चाहिए थी ना, नई सेल बढ़ आए थे नीचे, नई सेल आई, नई सेल ऐड होने से जो साइज बढ़नी चाहिए थी ना, उसके इफेक्ट को कैंसिल किसने कर दिया, 4f के पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ने। अगर अंदर इलेक्ट्रॉन बेटा डी और एफ में बढ़ने लग गए ना तो अंदर जरूर आ गए, पर वो स्क्रीन बहुत कम करते हैं, नालायक इंसान होते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का काम होता है रिपेयर करके इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर भेजना, साइज बढ़ाना। अंदर इलेक्ट्रॉन अगर डी और एफ में जाते हैं तो बेटा स्क्रीनिंग पावर उनकी पुअर होती है, और वो स्क्रीनिंग पावर पुअर होने की वजह से साइज नहीं बढ़ा पाते, रिपेयर नहीं कर पाते, ज्यादा कम रिपेयर करते हैं। तो डाउन द ग्रुप पहले इलेक्ट्रॉन 14 4f में चले गए, उस पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f की वजह से ज्यादा साइज इंक्रीज नहीं हो पाई, और लगभग साइज क्या रहेगी, सेम। इस चीज को बोलते हैं लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, तो आप रिजल्ट याद रखना है कि डी ब्लॉक में 3D से 4D साइज इंक्रीज हुई, पर 4D से 5D साइज नियरली सेम ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। एक बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पी ब्लॉक का भी याद रखना। पी ब्लॉक में क्या होता है कि देखो बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन कोई से भी ग्रुप ले लो, बोरॉन से एल्यूमिनियम पे साइज इंक्रीज, कार्बन से सिलिकॉन पे साइज इंक्रीज। बेटा ये सेकंड पीरियड के मेंबर है, थर्ड के मेंबर है, और थर्ड तक एस और पी यूज होता है, 1s 2s 2p 3s 3p। अब इसके बाद जब फोर्थ पीरियड आएगा तो फोर्थ पीरियड में 4s के बाद 3d यूज हो लिया। ठीक है, तो बेटा सेकंड से थर्ड पीरियड तक यहाँ तक आते हैं तब तो साइज इंक्रीज होती है, ध्यान देखना। एज यू गो डाउन द ग्रुप बोरॉन से एल्यूमिनियम साइज इंक्रीज, बट एल्यूमिनियम से गैलियम फिर साइज लगभग कांस्टेंट सी रह गई, बराबर से रह गई। तीसरा ये पेयर याद रखना, एल्यूमिनियम टू गैलियम। मतलब पी ब्लॉक में नीचे तरफ जब आते हो, जैसे फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है, फिफ्थ पीरियड स्टार्ट, सिक्स्थ गैलियम के बाद इंडियम थैलियम, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होती है। मतलब ग्राफ ऐसा होता है कि पहले साइज ऐसे इंक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होगी, बट साइज में इंक्रीजमेंट बहुत कम होगा, बहुत कम। क्यों कम होगा,
बिकॉज आफ्टर दिस इलेक्ट्रॉन एंटर्स, इससे पहले बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रही है, डी में, 3d10। ये क्या, ये 4p है, ठीक है, तो 4p से पहले क्या फिल होगा, 3d। ये बेटा क्या 5p से पहले क्या फिल होगा, 4d। ये बेटा जी क्या है 6p, तो इससे पहले क्या फिल हुआ होगा, 4f5d, ये फिल हुए होंगे। अब रूल के अकॉर्डिंग है ना, इन नीचे वालों में आगे डी ब्लॉक आने लग गए, एफ ब्लॉक आने लगा, और डी और एफ का शिल्डिंग इफेक्ट होता है पुअर। तो ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ दिस, इनसे पहले वाले शिल्ड नहीं कर रहे अच्छे से डी और एफ वाले, और ये जब अच्छे से शिल्ड नहीं करेंगे तो वैलेंस सेल पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस सेल को अपनी तरफ खींचेगा, और एक नई सेल ऐड होने से जो साइज जितने इंक्रीज होनी चाहिए थी, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, उसने अपनी तरफ खींचा इसे, तो साइज उतनी इंक्रीज नहीं हो पाई, साइज में इंक्रीजमेंट क्या हुआ, वेरी लेस। अब रिजल्ट याद रखना, क्या डी ब्लॉक में 3d से 4d साइज इंक्रीज होती है, 4d से 5d कांस्टेंट। पी ब्लॉक में नीचे तरफ आते हैं तो सेकंड थर्ड पीरियड तक तो साइज इंक्रीज होती है, पर थर्ड से फोर्थ या उससे नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज तो होती है, बट इंक्रीजमेंट क्या होता है, लेस, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ। उनसे पहले इलेक्ट्रॉन डीएफ में जा रहे हैं, और ये ज्यादा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से रिपेल नहीं करते तो न्यूक्लियस की पावर यहाँ ज्यादा पहुंचती है, वो उन्हें अपनी तरफ ज्यादा खींच लाता है, और इसलिए नई सेल ऐड होने से जो डिस्टेंस बढ़नी चाहिए थी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। ठीक, तो मेन रिजल्ट, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज बट लेस इंक्रीजमेंट इन द पी ब्लॉक डाउन द ग्रुप, शुरू में इंक्रीजमेंट ज्यादा होता है फिर कम, और डी ब्लॉक में तो 4d से 5d क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब लास्ट, साइज ऑफ आयंस, बेटे न्यूट्रल एटम में से, ये न्यूट्रल एटम, मान लीजिए हमने एटम ले लिया सोडियम, 1s2 2s2 2p6 3s1, यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अट्रैक्ट करने वाला न्यूक्लियर चार्ज 11, ठीक, और जिन्हें अट्रैक्ट होना है इलेक्ट्रॉन्स भी 11, तो 11 प्रोटॉन होल्ड द 11 इलेक्ट्रॉन्स। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए टू फॉर्म द कैटायन, व्हाट यू विल से अबाउट द साइज ऑफ कैटायन, कैटायन की साइज के बारे में आप क्या कहोगे, तो बेटा अब अट्रैक्ट करने वाले तो 11 ही है, पर जिन्हें अट्रैक्ट होना है वो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो नाउ 11 प्रोटॉन होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्ट करने वाले 11 पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10, तो बेटा 11 प्रोटॉन्स नाउ होल्ड द लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नाउ ईच इलेक्ट्रॉन फील द मोर अट्रैक्शन। पहले तो 11 का अट्रैक्शन 11 भी बढ़ रहा था, अब 11 का अट्रैक्शन 10 भी बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा फील करेंगे, तो पहले 11/11 था, 11/10 हो गया, तो each electron now feel the more attraction and comes more near to the nucleus, और साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज। और सोडियम के केस में एक काम और भी हो गया, सोडियम तो ये था 2s2 2p6 3s1, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन जाते बेटा थर्ड सेल ही खत्म हो गई, पहले हम डिस्टेंस न्यूक्लियस से लेके थर्ड सेल तक के ले रहे थे, और अब न्यूक्लियस से लेके सेकंड तक की लोगे, तो कैटायन क्या होती है, ऑलवेज ऑफ स्मॉलर साइज देन पेरेंट एटम। एक कैटायन की साइज बेटा हमेशा पेरेंट एटम से छोटी होगी, जिस एटम से बने उससे छोटा होगा, लेकिन मेटल बड़े, मेटल आयन बड़ी, तो मेटल की साइज बड़ी होगी, क्योंकि मेटल आयन तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो सेम न्यूक्लियर चार्ज ना होल्ड द लेस इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम 13 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी कितने बेटा 13, तो न्यूक्लियर चार्ज 13 होल्ड द 13 इलेक्ट्रॉन, और एल्यूमिनियम प्लस कर दे तो 13 न्यूक्लियर चार्ज होल्ड द 12, तो अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। अगर +2 कर दो तो 13 होल्ड 11, +3 करो 13 होल्ड 10, तो बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलो इंक्रीज होता जाएगा कि नहीं, तो कैटायन पे जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी साइज क्या होती जाएगी, डिक्रीज। जितना पॉजिटिव चार्ज आई मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, न्यूक्लियर चार्ज तो न्यूक्लियस में तो उतना ही उतना रहेगा, कैटायन बनते तो न्यूक्लियस का चार्ज उतने को उतना है, इलेक्ट्रॉन्स लेस हो गए, तो सेम न्यूक्लियर चार्ज होल्ड द लेस इलेक्ट्रॉन, तो नाउ ईच इलेक्ट्रॉन फील द मोर अट्रैक्शन। 30 चॉकलेट 30 स्टूडेंट हर एक को एक मिलेगी, और 5 चले जाए बाहर तो 30 चॉकलेट कितने मिलेगी, 25 को, तो ईच स्टूडेंट गेट मोर, तो यही इलेक्ट्रॉन जितने, अब 35 में से 5 और बाहर कर दो, 5 और बाहर कर दो, तो क्या करते जाए, 25 से 20 हो गए, 15 हो गए, तो बताओ अगर 15 हो गए तो हर एक स्टूडेंट को 2-2 मिल जाएगी कि नहीं, तो जितने इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, साइज छोटी होती जाएगी।
आपने से पूछे मतलब टिन डाई पॉजिटिव बड़ा है टिन टेट्रा पॉजिटिव, तो बड़ी साइज का टिन डाई पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन कम हो गई, अट्रैक्शन न्यूक्लियस का वैलेंस शेल पे ज्यादा पहुंच गया और साइज क्या होती है स्मॉल। एन अनायन ऑलवेज बी ग्रेटर देन द पेरेंट एटम, एक अनायन की साइज बेटा हमेशा पेरेंट एटम से बड़ी होती है। अनायन में क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज तो हुई बट इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी। क्लोरीन 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन और क्लोराइड प्रोटॉन तो 17 इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। नाउ 17 प्रोटॉन होल्ड 18 ज्यादा हो गए, तो ईच इलेक्ट्रॉन नाउ गेट द लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सल्फर तो क्या है 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन, सल्फर मोर नेगेटिव 16 होल्ड द 17 और बेटा अगर सल्फर डाई नेगेटिव तो 16 होल्ड 18, तो जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी साइज बेटा क्या होती जाएगी इंक्रीज, नेगेटिव चार्ज बढ़ने से साइज इंक्रीज होगी। ठीक है, बिकॉज सेम न्यूक्लियर पावर नाउ होल्ड द मोर इलेक्ट्रॉन, तो ईच इलेक्ट्रॉन फील द लेस अट्रैक्शन रिमेन्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, साइज की हो जाएगी इंक्रीज। अगर अपने पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, स्कैंडियम ट्राइपॉजिटिव, कैल्शियम डाइपॉजिटिव, सल्फर डाई नेगेटिव, क्लोराइड मोनो नेगेटिव और पोटेशियम मोनो पॉजिटिव, ये बेटा सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। देखो इलेक्ट्रॉन्स स्कैंडियम 21, अब बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 3 निकाल दो, सॉरी कितने हो गए 18, कैल्शियम में से 2 निकाल दो 18, सल्फर में 2 ऐड कर दो 16 और 2 18, क्लोराइड में 1 ऐड कर दो 17 और 18, पोटेशियम में से निकाल दो 18, फोस्फोरस में 3 ऐड कर दो 18, तो इलेक्ट्रॉन्स बराबर, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बेटा न्यूक्लियर चार्ज देखो, न्यूक्लियर चार्ज स्कैंडियम पे 21 है, 21 होल्ड 18, यहाँ पे 20 है 20 होल्ड 18, यहाँ पे 16 है 16 होल्ड 18, तो साइज बोलो बड़ी होगी कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है 17 होल्ड 18, यहाँ पे क्या है 19 होल्ड 18, यहाँ पे क्या है 15 होल्ड 18, तो अगर हम साइज की बात करें तो साइज देखो यहाँ पे स्कैंडियम ट्राइपॉजिटिव की साइज सबसे छोटी होगी, देख लेना, कैल्शियम डाइपॉजिटिव से बड़ा, पोटेशियम मोनोपॉजिटिव से बड़ा, फिर बेटा क्लोराइड, फिर उससे बड़ा सल्फाइड और सबसे बड़ा फॉस्फाइड होगा। ध्यान से देखो यहाँ पे होगा 18/15, तो पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होती चली जाएगी इंक्रीज। इन सब में इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे पर अट्रैक्ट करने वाले यहाँ पे 21 या 20 या 19 या 17 16 या 15 अट्रैक्ट करने वाले कम थे, न्यूक्लियर चार्ज कम था। ठीक, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस के बारे में। ओके, अच्छा एक लास्ट और सुनना, अगर अपने पास कुछ कंपाउंड स्क्वायर ब्रैकेट में देखते हो, ये यहाँ पे इसको 4 अटैक कर रहे हैं, 4+2 है, यहाँ पे सिर्फ ऐसे कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, बॉन्डिंग पड़ेगी तो बताएंगे, एज स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ ना वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, आपको पहले चैप्टर में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तब बताया भी था। यहाँ पे 6 लगे हैं तो हम बोलेंगे इस ये मेटल सेम है, चार्ज इसमें +2 इसमें +2 है, मेटल आयन सेम, चार्ज भी सेम, तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगी साइज ज्यादा होगी, इसमें साइज बड़ी होगी। मेटल सेम है, चार्ज भी सेम है, जितना ये होता है कोऑर्डिनेट, चाहे होता घेरने वाले 6 हैं तो यहाँ पे साइज बड़ी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी। ठीक, थैंक्स।